क्या पढ़ना है आज? एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम। क्या होता है एल्गोरिथम? जिसको शॉर्ट में हम एल्गो भी बोलते हैं, है ना। जब भी कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो उसके पहले हमें एक प्रोसीजर को तैयार करना पड़ता है। मतलब फॉर सपोज कि एडिशन का प्रोग्राम बना दिया, स्क्रीन दिख रही है ना सबको? यस मैम। हाँ ठीक। मैम दिख रही है। जब भी हम कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो उसके लिए हमें एक प्लानिंग तैयार करनी पड़ती है। वही प्लानिंग टेक्निकल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं उसको? एल्गो। ठीक है। स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर फॉर सॉल्विंग अ कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम। जैसे मुझे एडिशन का प्रोग्राम बनाना है तो क्या क्या जरूरत पड़ेगी मुझे उसके लिए? एडिशन का प्रोग्राम बनाना है तो क्या क्या जरूरत पड़ेगी उसके लिए? हम ऑपरेंट ऑपरेटर। ऑपरेंट, ऑपरेटर, मेमोरी नहीं लगेगी, यस मैम, क्वेरी। मेमोरी, है ना। फंक्शंस। फंक्शंस लगेंगे। तो जैसी जो जो इस हिसाब से प्रोग्रामिंग करना चाहता है उसको उतने ही रिसोर्सेज लगेंगे, है ना। उस रिसोर्स को डिसाइड करना और पहले ही एक आइडिया लगा लेना कि कितना टाइम लगेगा इसको एग्जीक्यूट होने में। अगर सपोज ऐड करने के प्रोग्राम में आपको आधे घंटे लग जाए प्रोग्रामिंग करने में तो क्या वो रिलायबल होगी? नहीं होगी। तो इस तरह से आपको कई बार क्या करना होता है, डिसाइड करना होता है कि हम किस वे पे काम करेंगे, कैसे काम करेंगे। पहले उसको एनालाइज कर लेंगे पेपर कॉपी में, इसके बाद ही उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। ये क्या कहलाता है? पूरा फॉर्मल प्रोसीजर। जैसे गए और हमें ऐड का प्रोग्राम याद है तो लिखने लग गए, ऐसा नहीं होगा। आपको कोई भी प्रोजेक्ट मिलेगा उसके पहले एल्गो बनेगी। एल्गो आपके सारे डिपार्टमेंट से पास होगी, इसके बाद ही आप उस पर इम्प्लीमेंट करना या प्रोग्राम बनाना चालू करेंगे। अब प्रोग्राम क्या होता है? एल्गो तो पता चल गई कि स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर फॉर सॉल्विंग अ कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम। अब कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम कोई भी हो सकती है, ऐड हो सकता है, सब्सट्रैक्ट हो सकता है, एरे हो सकता है, वैल्यूज को स्टोर कराना, वैल्यूज को स्वैप कराना, जितने भी प्रोग्राम है वो सब क्या है? एक तरह की कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम है। कभी वो प्रॉब्लम रही होंगी, उसका किसी साइंटिस्ट ने या किसी प्रोग्रामर ने प्रोग्राम बनाया होगा। ठीक है। हेलो। यस यस मैम। मैम। ठीक है, अगर किसी को फास्ट लग रहा होगा तो बता देना, और कोई और भी इशू होगा तो भी बता देना, है ना। कल की तरह नहीं करना। आप लोग लेट ज्वाइन करते हैं इसलिए तो आप लोग को फिर म्यूट ही रह जाते हैं। मैम नेटवर्क ट्रैफिक के कारण। हाँ, टाइम से थोड़ा ज्वाइन किया करो। तो बीच बीच में क्लास के जा जाके फिर मुझे अलाउ टू टॉक करना पड़ता है ना। समझ गए क्या क्या हुआ? सबसे पहले इंस्ट्रक्शन क्या होते हैं? यस मैम। जो भी आपको काम कराना है वो क्या होता है? इंस्ट्रक्शन। और प्रोग्राम क्या होता है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, मतलब मल्टीपल इंस्ट्रक्शन। सिर्फ एक इंस्ट्रक्शन भी हो सकता है और उससे कई ज्यादा इंस्ट्रक्शंस भी आप एक प्रोग्राम में दे सकते हैं। अब प्रोग्राम से भी ज्यादा बड़ा क्या आ गया? एल्गो। एल्गो क्या कहता है कि आप प्रोग्राम तो बनाओगे पर उसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर भी बनाते जाओगे। ठीक है, आगे चलो। अब इसने बताया कि कंपैरिजन करेंगे एल्गो और प्रोग्राम में, कि एल्गो क्या होती है और प्रोग्राम क्या होता है। समझ रहे हो? लगभग सेम साउंड कर रहे हैं एल्गो और प्रोग्राम। किसी को डाउट है क्या इसमें? नो मैम। नो मैम। अब इनके बीच में कंपैरिजन करना है। एल्गो क्या है? एल्गो आप थ्योरेटिकली बनाओगे, मतलब कि डिजाइन करने से पहले ही एक पेपर कॉपी में आप लिख लोगे कि जैसे मुझे एडिशन करना है तो मुझे दो ऑपरेंड लगेंगे, इसके बाद उसको स्टोर कराने के लिए एक मेमोरी एरिया लगेगा, और मुझे किसकी जरूरत पड़ेगी? ऐड नाम के फंक्शन की या ऐड नाम के ऑपरेटर की। ठीक है, इतना काम करोगे आप तो ये क्या हो गया? प्रोग्राम हो गया। पर इसके पहले जो मैंने सोचा वो क्या हो गई? एल्गो हो गई। जो आपने मन में सोचा कि ए बी सी लगेगा प्लस तरह का ऑपरेटर लगेगा, वो क्या हो गया? एल्गो हो गया। सिंपली कह सकते हैं कि एल्गो क्या होगा? डिजाइनिंग पार्ट होगा, और प्रोग्राम क्या होगा? इम्प्लीमेंटेशन। जब आप उस डिजाइन को इम्प्लीमेंट करोगे तो वो क्या कहलाएगा? प्रोग्राम कहलाएगा। ठीक है। एल्गो आप सिंपल लैंग्वेज में लिख सकते हो, है ना। इंग्लिश लैंग्वेज में आपने एल्गो लिख दिया, किसी भी लैंग्वेज में लिख दिया, उर्दू में लिख दिया, तेलुगु में लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। बस सामने वाले को अंडरस्टूड होनी चाहिए। बट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है? आपको फंक्शंस भी लगाने पड़ेंगे, आपको वेरिएबल को डिफाइन भी करना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा। इसमें ऐसी कोई जरूरत नहीं है एल्गो में कि आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि ए बी है तो इन टाइप का है या कैरेक्टर टाइप का, इससे कोई मतलब नहीं है।
एल्गो आप किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हैं और प्रोग्राम को सिर्फ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिख सकते हैं। एल्गो क्या होती है? हार्डवेयर एंड ओएस इंडिपेंडेंट, क्योंकि इसको हम इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं किसी भी आपके प्रोग्राम उसमें प्लेटफॉर्म पे, तो ये क्या होता है? हार्डवेयर ओएस इंडिपेंडेंट होता है। एल्गो बनाने के लिए आपको क्या चाहिए? सिर्फ पेपर और पेन चाहिए या पेंसिल कॉपी, जो भी चाहिए जिसमें आपको बनाना है, सिर्फ उतना ही चाहिए। बट प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या चाहिए? ओएस भी चाहिए और हार्डवेयर भी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे हार्डवेयर वाला पॉइंट मिस आउट हो गया, लिख लेना ओएस एंड हार्डवेयर डिपेंडेंट। एल्गो क्या होती है? किसी को एनालाइज करने के काम में आती है कि आपकी कितनी टाइम लगेगा, कितनी स्पेस कंज्यूम करेगा, ये सब किस में डिफाइन होता है? एल्गो में। और प्रोग्राम क्या होता है? सीधे आपको आउटपुट दे देता है ना। प्रोग्राम क्यों बनाते हैं? आउटपुट देखने के लिए। और कुछ भी देखते हैं क्या प्रोग्राम में? सिर्फ क्या शो होता है? या तो नंबर ऑफ एरर्स या तो आपका आउटपुट। समझ आ गया? एक बार फिर से करें इसी को। क्या पढ़ रहे हैं? एल्गो और प्रोग्राम। आपको पढ़ना कौन सा सब्जेक्ट है? एल्गो। ठीक है, प्रोग्रामिंग आप किस में पढ़ते हो? सी सी प्लस प्लस में कर चुके हो। ठीक है, वो आपको आइडिया भी है। एल्गो का आपको थोड़ा सा नया है, गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट भी है। एल्गो क्या है? जैसे कि समझ लो मुझे स्वैप करने का प्रोग्राम बनाना है। ठीक है, प्रोग्रामिंग में आपने स्वैप करने का प्रोग्राम बनाया था इसके प्रीवियस सेमेस्टर में। क्या क्या करते थे? तीन तीन ए बी और सी लेते थे और फिर उसके बाद इक्वल टू ए इक्वल टू बी एंड बी इक्वल टू टेम्प, ऐसे ही करते थे। यही करते थे ना, दो नंबर्स को जब स्वैप करना होता था तो यही मेन ऑपरेशन है ना। इसको एल्गो में मैंने ऐसा लिख दिया, ये आपका चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट प्रोग्रामिंग में कैसा लिखना पड़ेगा बताओ? मेन लिखो, मेन लिखो, फिर इसके बाद ब्रैकेट लगाओ, इसके बाद इंट ए बी टेम्प करो, है ना। ऐसा पूरा लिखना पड़ता है। पूरे एक एक स्टेप आपको देखने पड़ते हैं। अगर एक भी स्टेप छूट गया तो फिर एरर मिलती है ना। अगर मैंने एक भी स्टेप, एक कॉलम भी छोड़ दिया सेमी कॉलन, तो एरर देखने को मिलती है। हाँ यस मैम। यस मैम। पर इसमें कोई इशू नहीं है, आपने सेमी कॉलन लगाया या नहीं लगाया उससे कोई मतलब नहीं। ये सिर्फ क्या है, आपने जो भी प्रोग्राम बनाया उसको मैथमेटिकली एनालाइज करने के लिए एल्गो को पढ़ते हैं। जैसे इसने कितना टाइम कंज्यूम किया, इस एल्गो ने पूरा ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए कितना टाइम कंज्यूम किया, या कितना स्पेस लिया, या कितना नेटवर्क का यूज किया, यह क्या होता है? एल्गो में डिसाइड होता है। और प्रोग्रामिंग में क्या होता है? सीधे सीधे आपको आउटपुट चाहिए होता है। आउटपुट चाहे आप इस मेथड से निकालो या उस मेथड से निकालो, उसको किसी से मतलब नहीं है। ठीक है, समझ गए क्यों पढ़ रहा है एल्गो? इसका टाइम निकालना और स्पेस निकालना है कि जब इसको रन करते हैं तो कितना टाइम और स्पेस लगता है, यही मेन आपका काम है। जैसे आपने पढ़ी होगी, शॉर्टिंग पढ़ी है? हेलो, यस मैम। यस मैम। कौन कौन सी शॉर्टिंग होती है? बबल शॉट, इंसर्ट, इंसर्शन शॉर्ट, क्विक शॉर्ट, है ना। इन सबको एनालाइज करेंगे। मर्ज शॉर्ट होती है, इसको एनालाइज करेंगे कितना टाइम लेती है, कितनी कॉम्प्लेक्सिटी लेती है। अगर बहुत ज्यादा टाइम आ रहा है तो क्या करेंगे? उसका टाइम को रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे। ये कुछ वेल डिफाइंड प्रॉब्लम है जो जब कंप्यूटर बना रहा होगा तो बहुत प्रॉब्लम कर रही होंगी, इसलिए इसका सोल्यूशन आपको अलग से बताया जाता है, याद कराया जाता है ना। ये जनरल लाइफ की प्रॉब्लम है। आपके प्रोग्राम में कोई स्पेशल प्रॉब्लम आ गई कि ज्यादा, समझ लो कि n क्यूब का टाइम लग रहा है, समझ रहे हो? हमेशा n क्यूब का टाइम लग रहा है कि 10 की पावर 3, 10 की पावर 3 का टाइम लग रहा है, तो क्या ये सही हुआ? नहीं हुआ। इसको रिड्यूस करना कैसे करना, मतलब एक समझ लो एनालाइज करना है और कुछ नहीं करना। ठीक है, समझ गए? यस मैम। इसके बाद समझ आ गया, एल्गो डिजाइन टाइम में यूज होता है और इसके लिए थोड़ा सा डोमेन का नॉलेज होना चाहिए। किसी भी लैंग्वेज पे आप इसको बना सकते हैं। हार्डवेयर एंड ओएस इंडिपेंडेंट होता है और किसके काम में आता है? एनालाइज करने के। प्रोग्राम क्या होता है? इम्प्लीमेंटेशन के टाइम पे बनाते हैं।
इसको सिर्फ प्रोग्रामर ही बना सकता है। अगर आप प्रोग्रामर नहीं हो तो नहीं बना सकते। ओनली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज ओएस डिपेंडेंट टेस्टिंग द प्रोग्राम को टेस्ट करने के लिए कि उसका आउटपुट सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। आता है ये वाला क्वेश्चन एल्गो और प्रोग्राम में डिफरेंस लिखने के लिए। अब चूंकि हमारे सब्जेक्ट का नाम है एल्गो, तो हम सिर्फ एल्गो को आगे कंटिन्यू करेंगे, प्रोग्राम को यहीं पे छोड़ देंगे। ठीक है, स्क्रीन दिख रही है ना? यस मैम। अब हमारे पास एनालाइजेशन करने के लिए, मतलब एल्गो को एनालाइज करने के लिए दो तरीके की मेथड है, एक प्रायोरी, एक पोस्टीरियर। ठीक है, ये दो मेथड हैं। कौन कौन सी दिख रही है? यस मैम। यस मैम। हाँ, ये दोनों मेथड हमें पढ़नी पड़ेंगी। ठीक है, अब डिफरेंस क्या है दोनों में? प्रायोरी में क्या होता है, ये एल्गो के लिए यूज होती है, मतलब सिर्फ एल्गो पे लागू होगी, और पोस्टीरियर में प्रोग्राम के लिए। जब प्रोग्राम बना लेंगे तो कौन सी यूज करेंगे? पोस्टीरियर। और एल्गो बनाएंगे तो किसको यूज करेंगे? प्रायोरी को। फिर इसके बाद इंडिपेंडेंट ऑफ द लैंग्वेज, लैंग्वेज का कोई रोल नहीं है इसमें, लैंग्वेज की डिपेंडेंसी होती है, क्योंकि प्रोग्राम के लिए है तो लैंग्वेज की डिपेंडेंसी होगी। ये हार्डवेयर इंडिपेंडेंट, हार्डवेयर डिपेंडेंट। और प्रायोरी में क्या यूज करते हैं? टाइम और स्पेस फंक्शन। दो ही चीज में निकालनी है आपको, टाइम और स्पेस, कितना टाइम ले रहा है और कितना स्पेस ले रहा है। और इसमें क्या होगा? वॉच टाइम एंड बाइट, मतलब आपने जितने टाइम से प्रोग्राम को रन बटन पे क्लिक किया, कब तक में आपको आउटपुट। मैम पोस्टरी मेथड है जो एल्गोरिदम की, मैम वो हार्डवेयर डिपेंडेंट कैसे? देखो, जो ये है आपकी पोस्टरी, ये प्रोग्राम के लिए है, समझ गए? एल्गो ही प्रोग्राम है, प्रोग्राम ही एल्गो है, ये आपको पता है। ठीक है, सब्जेक्ट अलग अलग हो सकते हैं, मेथड अलग अलग हो सकती है। तो इसने क्या किया कि एक मेथड बना दी प्रोग्राम के लिए, एक प्रोग्राम को एनालाइज करने के लिए। प्रोग्राम को कैसे एनालाइज करेंगे बेटा? वॉच टाइम और बाइट्स देख लेंगे। दिखाता है ना, जैसे अपन प्रोग्राम को रन करते हैं तो दिखा देता है कि इतने बाइट्स का डेटा लगा आपके प्रोग्राम को एग्जीक्यूट होने में, और टाइम, जितने टाइम से आपने रन बटन पे क्लिक किया वो टाइम नैनो सेकेंड्स का कुछ भी होता होगा। तो वो होता है प्रोग्राम को एनालाइज करने का। और प्रायोरी में क्या होता है? आपको टाइम और स्पेस खुद एस्टिमेट करना पड़ता है। ये क्या है? एस्टिमेशन टेक्निक है प्रायोरी। और पोस्टरी क्या है? बिल्कुल एक्यूरेट देगी आपको, नैनो सेकेंड्स पे बात हो रही है। दिखाता है ना, आपने जब प्रोग्राम अभी अपन ने रन किए थे लैब में फर्स्ट सेमेस्टर में, सेकंड सेमेस्टर में जब तो दिखा रहा था कि कितना टाइम लग रहा है, कितना बाइट्स यूज हो रहा है ना? वो सब आपको ऑटोमेटिक ही मिल जाएगा। चलो, समझ में आ गया प्रायोरी और पोस्टीरियरी क्या कर रहे हैं? एल्गो को एनालाइज करने के लिए दो मेथड दी हुई है, प्रायोरी और पोस्टीरियरी। और पोस्टीरियरी बेसिकली प्रोग्राम को एनालाइज करने के लिए, और प्रायोरी कौन सी है? एल्गो को एनालाइज करने की। क्योंकि एल्गो हम पेपर में लिखते हैं तो हमको उसको एस्टिमेट करना होगा, और प्रोग्राम किस में लिखते हैं? सिस्टम में। सिस्टम में तो सब कुछ ऑटोमेटिक है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक ही आपको बता देगा। ठीक है, और अगर आपको एल्गो का एनालाइजेशन करना आ गया तो आप अपने प्रोग्राम को एस्टिमेट कर लोगे कि ये कितना टाइम लेगा, है ना? एल्गो से ही प्रोग्राम बनाते हैं ना, समझ पा रहे हो क्या कह रहे हैं? यस मैम। यस मैम, तो हम कह सकते हैं कि प्रायोरी एनालिसिस जो एक ऑल्टरनेटिव नेम हो सकता है एल्गोरिदम का। एल्गोरिदम को एनालाइज करने का मैथमेटिकल मेथड है ये। ओके मैम, ओके मैम, है ना? अपन को एनालाइज करना है। एल्गो लिख दी किसी ने पेपर में, बोला कि चलो इसका बताओ कि टाइम और स्पेस कितना लगेगा, तो नंबर ऑफ लाइंस और नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने यूज होंगे, इसके अकॉर्डिंग हमको निकालना होगा कि कितना टाइम लगेगा और कितना स्पेस लगेगा। ठीक है, ओके मैम। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है डिफरेंस लिखने के लिए भी। मैम जैसे शॉर्टिंग होती है, जैसे मार्च शॉर्ट वगैरह होते हैं इनकी, हम वो ये टाइम वगैरह निकालते हैं तो n log n n q ये सब आता है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही लेकिन निकालना है। पोस्टरी में तो मैम वो एक फिक्स टाइम दे देता है। हाँ, लेकिन वो उस टाइम पे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की वो सिचुएशन, क्या बोलते हैं, करंट सिचुएशन पे भी डिपेंडेंट करेगा ना कि आपका कितना वर्क कर रहा है लैपटॉप। इसलिए तो कहा हार्डवेयर डिपेंडेंट। इसमें मल्टीपल प्रोग्राम्स रन हो रहे हो एक ही कंप्यूटर में, तो फिर उसकी प्रोग्राम टाइमिंग तो अलग अलग आएगी एक ही प्रोग्राम की। जब भी आप ओएस पढ़ोगे तो यही पढ़ोगे कि जैसी जैसी एल्गोरिदम उसमें यूज होती हैं, अभी 5th सेमेस्टर में लगेगा आपको, उसमें आपको पता चल जाएगा कि जैसे आपने इकट्ठा 4-5 प्रोग्राम रन करा दिए,
ठीक है। यस मैम। और आपका सिस्टम लैग कर रहा है, हार्डवेयर कुछ उसके सही से काम नहीं कर रहे हैं, तो उसका टाइम बढ़ जाएगा। ये सिस्टम तो सिस्टम अलग अलग हो सकता है, पर आपकी जो प्रायोरी है वो एस्टिमेशन टेक्निक लगभग बराबर रहेगी हर यस जगह। मैम। तो इसीलिए इसको ज्यादा सही मानते हैं कि एस्टिमेट करना किसी चीज का ज्यादा अच्छा है, ना कि एकदम नैनो सेकंड्स पे अपन टाइम। क्या नैनो सेकंड्स में आप टाइम एस्टिमेट कर सकते हो कि आपने ऐड का प्रोग्राम बनाया और आपने रन बटन क्लिक किया और आउटपुट जितनी देर में आ गया आप देख तो नहीं सकते। मेरे को लगता है 1 सेकंड से भी कम में आ जाता यस मैम। है ना। तो उसको अपन एनालाइज नहीं कर सकते, बट एल्गो कर सकते हैं। जो चीज प्रैक्टिकल पॉसिबल है उसी पे हम काम करेंगे। तो यहाँ से पोस्ट थियरी खत्म हो गया। आप किस पे काम करेंगे? प्रायोरी पे। प्रायोरी। सबको समझ आ गया क्या हुआ? वो हार्डवेयर डिपेंडेंट है, इसलिए वो अलग अलग हो सकता है, मशीन टू मशीन वेरी कर सकता है, पर ये हार्डवेयर इंडिपेंडेंट है, इसलिए मशीन टू मशीन वेरी नहीं करेगा। और जो आपका टाइम और स्पेस आएगा वो हमेशा फंक्शंस में आएगा। या तो कांस्टेंट होगा तो ऑर्डर ऑफ 1 होगा, और फंक्शन होगा तो ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर, ऑर्डर ऑफ एन क्यूब, एन लॉग एन, ऐसे फंक्शन रहेंगे एन के। ठीक है, आपको ऐसा नहीं है कि 2 सेकंड 3 सेकंड ऐसा निकाल के देगा। समझ गए? हमेशा Yes, आपका yes, ma'am. आंसर जो आएगा वो फंक्शंस में आएगा। आगे बढ़े। यस मैम। ये गेट वाला सब्जेक्ट है ना बच्चों। अब कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एल्गो। एल्गो कैसी होनी चाहिए? जैसे सब कोई सोचते हैं कि हमारा लाइफ पार्टनर कैसा होना चाहिए, वैसे तुम लोग सोच लो कि एल्गो कैसी होनी चाहिए। जब तुम लोग एल्गो लिखोगे ना तो उसके बारे में भी आपको पहले से अपने प्री अजम्पशंस लगाने होंगे कि ऐसी ऐसी होनी चाहिए। तो सबसे पहला क्या बोला कि हर एल्गो को कम से कम एक इनपुट यूजर से लेना चाहिए। इनपुट होगा तभी तो आउटपुट होगा, विदाउट इनपुट आउटपुट नहीं हो सकता ना, है ना। यस हाँ, तो हर एल्गो को अपना क्या हुआ, क्या नाम है, चलो इनपुट कैसा होना चाहिए, या तो 0 इनपुट हो या तो उससे ज्यादा इनपुट हो। मतलब कुछ ना कुछ आपको, जब हेलो का प्रोग्राम लिखते हैं तो आप कुछ इनपुट कराते हैं क्या? नो मैम। तो इनपुट 0 या उससे ज्यादा हो सकते हैं। आउटपुट क्या होना चाहिए? एटलीस्ट 1 आउटपुट आना ही चाहिए। 0 आउटपुट एक्सेप्टेबल नहीं। ठीक है। यस मैम। और अब क्या बोल रहा है, कैरेक्टरिस्टिक बता रहा है इनपुट 0 और मोर हो सकते हैं, आउटपुट एक आउटपुट आना ही चाहिए। फिर डेफिनेटनेस, अगर आप √-1 लिख रहे हो, -∞ लिख रहे हो, ऐसे जो वेरिएबल अननोन टर्म्स है, अननोन वैल्यू है, वो एल्गो में काम नहीं करेंगे, है ना। मतलब आप कोई भी इमेजिनरी नंबर नहीं ले सकते। एवरी स्टेटमेंट गिव्स द क्लियर मीनिंग। मतलब जो भी आप एल्गो में लिखोगे ना, क्योंकि वो ह्यूमन पढ़ेगा, कोई भी प्रोग्रामर, तो चलो प्रोग्राम जो बनाते हो वो प्रोग्रामर को समझ आना चाहिए, बाकी नॉर्मल जनता को नहीं भी समझ में आएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। पर जो आप एल्गो लिखोगे वो कोई भी पढ़ सकता है, इसीलिए उसको इजी होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए, कोई भी पढ़ के समझ जाए। तो आप ऐसी कोई भी वैल्यू यूज नहीं करोगे जो अननोन हो, जिसकी वैल्यू फाइंड करना मुश्किल हो। अगर अपन प्रोग्राम में भी ऐसी वैल्यूज ले लेते हैं तो भी दिक्कत होती है, पर चलो उसमें एक्सेप्टेबल है। पर यहाँ पे डेफिनेटनेस होनी चाहिए, एक ही स्टेटमेंट की एक ही तरह की क्लियर मीनिंग निकलनी चाहिए। फाइनाइटनेस क्या होती है? इट मस्ट हैव फाइनाइट सेट ऑफ स्टेटमेंट। ये नहीं कि आप एकदम करोड़ करोड़ स्टेटमेंट्स लिखे जा रहे हो, उसका कोई मतलब नहीं है। कितने कम से कम स्टेप्स होने चाहिए और फाइनाइट स्टेप होने चाहिए, और हमेशा स्टॉपिंग कंडीशन या टर्मिनेशन कंडीशन होनी चाहिए, है ना। प्रोग्राम में तो इनफाइनाइट लूप पे चला गया अगर आपने टर्मिनेशन कंडीशन नहीं दी, पर यहाँ पे आपको स्टॉप कंडीशन देनी होगी। इफेक्टिवनेस, अननेसेसरी कंडीशन नहीं होनी चाहिए, ना अननेसेसरी कोड होना चाहिए। क्या क्या होगी कैरेक्टरिस्टिक? एक तो इनपुट 0 और मोर होना चाहिए, है ना, या फिर आउटपुट 1 होना चाहिए, 1 से कम आउटपुट एक्सेप्टेबल नहीं है। डेफिनेटनेस मतलब एक स्टेटमेंट का सिर्फ एक ही मतलब निकले। अगर मैंने आई लिख दिया तो वो √-1 कैलकुलेट करने लगेगा, ऐसा इसमें कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। आपकी जो एल्गो होनी चाहिए वो सबको समझ आ जानी चाहिए। फाइनाइटनेस, इट मस्ट हैव फाइनाइट सेट ऑफ स्टेटमेंट। हाँ राजकुमार। मैम जब हम कॉम्प्लेक्स फंक्शंस के ग्राफ पे वर्क करेंगे तो क्या उसमें एल्गोरिदम में शो करेंगे हम इमेजिनरी पार्ट भी ले रहे हैं? देखो आप प्रोग्राम में लिख सकते हो इमेजिनरी पार्ट, ठीक है, पर एल्गो में नहीं लिखोगे। मगर लेकिन प्रोग्राम और कॉम्प्लेक्स मतलब ग्राफ्स का ही होगा, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस ग्राफ का, तो मैम उसमें तो आपको लिखना पड़ेगा ना एल्गोरिदम में।
आपको एल्गो जो है वो इजी बनानी है, ठीक है। और जो किसी को समझ में आ जाए आप भले अपने प्रोग्राम में यूज कर लेना, लेकिन यहाँ पे क्या लिखोगे, यहाँ पे उसकी जगह इंग्लिश लैंग्वेज में लिख दो इमेजिनरी पार्ट, ओके समझ रहे हो। उसको Okay. √-1 लिख दोगे तो वो कैलकुलेट, जो भी जिसको भी आप एल्गो दिखा रहे हो वो कैलकुलेट ही करता रह जाएगा, उसको भी रफ पेन उठाने की जरूरत पड़ेगी। तो हम ये नहीं चाहते, मान लो सामने वाली पार्टी जिसकी से आपने प्रोजेक्ट लिया है वो इतना इंटेलिजेंट नहीं हुआ तो फिर क्या करेंगे। ओके अब इफेक्टिवनेस, नो अननेसेसरी कंडीशन। देखो एल्गो क्या होती है, वो बताया ना कि पहले ही आपकी बन जाती है, प्रोग्राम बनाने से पहले डिजाइन टाइम में ही आपकी एल्गो बन जाएगी, और उसको आपको चेक भी कराना होगा। ऐसा नहीं कि आपने फाइनल कर दिया, जब तक आप सीईओ नहीं बन जाएंगे किसी कंपनी के तब तक ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। आगे बढ़े। यस मैम। अब हाउ टू राइट एन एल्गोरिथम, कैसे लिखेंगे, जैसे स्वैप का प्रोग्राम बनाना है, ठीक है। स्वैप की प्रोग्रामिंग तो अलग हो गई, एल्गो ऐसे बनाओगे, दिख रही है। एल्गोरिदम स्वैप, ए और बी को आपस में स्वैप कर रहा है। अब हमको यहाँ पे इंट ए बी लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हमको आइडिया देना है कि हम इस प्रोसीजर पे काम करेंगे, ऐसे ऐसे हम काम करते जाएंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, 3 स्टेप होते हैं मेन। मैथमेटिकल जो आप कर रहे हो ना, जैसे ऐड करने में मैथमेटिकल क्या करते हैं, a+b = c। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, ऐड, एल्गोरिदम की जगह क्या लिखोगे, ऐड एल्गोरिदम, ऐड ए बी बिगिन c = a+b। आपकी खत्म हो गई एल्गो। एक लाइन में ही आपका पूरा प्रोग्राम का आपने सार बता दिया। यहाँ पे भी वही करना है, जो मेन मैथमेटिकल स्टेप है वो आपने बता दिया। temp = a b b = temp। जो भी आपको आउटपुट में मिलेगा वो क्या मिलेगा, अगर आपने a की वैल्यू 5 और b की वैल्यू 6 दी तो a की वैल्यू 6 आ जाएगी और b की वैल्यू 5 आ जाएगी। समझ गए। एल्गो ऐड ए और बी, बिगिन लिखना हो तो लिखो, नहीं लिखना हो तो कोई जरूरी नहीं है, पर अपन लिख देते हैं, ठीक है। c = a+b और एंड लिख दो यहाँ पे। ये आपकी हो गई। जो आप ऐड प्रोग्राम बनाते हो कम से कम 5 से 6 लाइन का बनता है, वो कितने में हो गया, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये किसी भी इंसान को बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। प्रोग्रामिंग सबको समझ नहीं आएगी, पर एल्गो सबको समझ में आनी चाहिए, चाहे वो टेक्निकल हो चाहे नॉन टेक्निकल हो, ठीक है। अब मान लो सब्सट्रैक्ट का लिखना है तो इसके आगे क्या लिख देंगे, सब्सट्रैक्ट और c = a-b। समझ गए। उसमें ये बताने की जरूरत नहीं है कि नेगेटिव निकलेगा या पॉजिटिव निकलेगा, उससे हमें कोई मतलब नहीं। हमको सिर्फ ये बताना है कि हम इस प्रोग्राम में क्या काम कर रहे हैं, ठीक है। सब लिख लोगे एल्गो, अगर छोटी सी लिखने के लिए आ गई। यस मैम। Yes, ma'am. यस मैम। ठीक है, आज लिख के देखना, जितने प्रोग्राम आप लोग को याद आते हैं उन सबको लिख के देखना है ना। अब इस पे हमें क्या करना है, टाइम और स्पेस निकालना है। What are the criteria by which algo is analyzed? दिख रहा है, राइटिंग समझ में आती है ना तुम लोगों को मेरी। यस मैम, यस मैम आती। What are the criteria by which algo is analyzed? पूरे सब्जेक्ट में क्या करना है आपको, एल्गोस को एनालाइज करना है, ठीक है। तो एल्गो को एनालाइज करने के लिए कौन कौन से क्राइटेरिया, सबसे पहला टाइम और स्पेस, ठीक है। यही दोनों मेन इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है। इसके बाद और भी क्राइटेरियाज होते हैं, पर हम लोगों को पूरे सब्जेक्ट में टाइम और स्पेस निकालना है। अब इसके अलावा क्या है, कितना टाइम ले रहा है आपका एल्गो, मतलब जब आपका एल्गो से प्रोग्राम बनेगा तो वो लगभग कितना टाइम ले लेगा, एस्टिमेट करके बताना है। और स्पेस कितना ले लेगा वो भी एस्टिमेट करके बताना है। इसकी मेथड अभी अपन आगे पूरे सब्जेक्ट में पढ़ेंगे। इसके बाद ये क्या बोल रहा है, नेटवर्क कंजम्पशन कितना हो रहा है, ये भी एक क्राइटेरिया हो सकता है एल्गो को एनालाइज करने का। अगर ज्यादा नेटवर्क कंजम्पशन हो रहा है तो हमें वो काम नहीं करना चाहिए। अगर कम नेटवर्क कंजम्पशन हो रहा है तो वो वाली मेथड ज्यादा अच्छी होगी। नेटवर्क कंजम्पशन का मतलब कितना डेटा ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। फिर पावर कंजम्पशन, अगर आपका एक मेथड ज्यादा पावर ले रहा है तो उसको ना करके कम पावर वाला मेथड कर सकते हैं। सीपीयू और रजिस्टर्स के बेसिस में ज्यादा रजिस्टर्स ना लगे। रजिस्टर क्या होते हैं,
मेमोरी स्टोरिंग डिवाइस में। स्टोरिंग डिवाइस किससे बनते हैं? फ्लिप फ्लॉप से मिलके बना। समझ में आ गया कौन कौन से क्राइटेरिया? टाइम, स्पेस, नेटवर्क कंजम्पशन, पावर कंजम्पशन, सीपीयू रजिस्टर। इन तीनों की हमको कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ टाइम और स्पेस देखना है, ठीक है। और जब आपका कैंपस वगैरह कभी बैठे तो उसमें सीधे सीधे एल्गो लिख के बोल देते हैं कि इसका कितना टाइम होगा, आप कैलकुलेट करके बताओ, है ना। अब वही वाली उसका निकाले कितना टाइम लग जाएगा जो अपन ने पहले एल्गो लिखी थी, ये, ठीक है। इसमें क्या है, आपका नंबर ऑफ लाइंस काउंट करनी है कि कितने बार लाइंस एग्जीक्यूट होंगी। टाइम, सबसे पहले हमको क्या निकालना है? टाइम निकालना है। चलो दूसरे स्क्रीन पे बताते हैं। कह दिया ना कि म्यूट कर दो अपने साइड से। एल्गो स्वैप ए बी सीधे लिख देते हैं। टेम्प इक्वल टू ए इक्वल टू बी और बी इक्वल टू टेम्प। यही होते हैं स्टेप्स, ठीक है। अब इस एल्गो को प्रोग्राम छोड़ देना है ना, एल्गो का हमको टाइम निकालना है। तो इस एल्गो को रन होने में कितना टाइम लगेगा? एक सिंगल लाइन को रन होने के लिए ऑर्डर ऑफ 1 टाइम लगता है। याद कर लो, एक सिंगल लाइन, सिर्फ ये एक सिंगल लाइन है, असाइनमेंट हो रहा है, तो इसको रन होने में कितना टाइम लगेगा? 1। समझ गए? एक सिंगल लाइन है जिसमें कुछ काम नहीं हो रहा, सिर्फ एक ऑपरेटर परफॉर्म कर रहा है, क्या? असाइनमेंट। वो कितना टाइम लेगा? 1। अगर लूप होता तो फिर टाइम लगता उसको ज्यादा। लूप होता तो ऑर्डर ऑफ n टाइम लगता। क्या करते हैं लूप में? i इक्वल टू 0, i इज ग्रेटर देन इक्वल टू n और i प्लस प्लस, ऐसा करते हैं लूप में। याद आ रहा है कुछ? यस मैम। हाँ, तो उसको कितना टाइम लग जाएगा? n+1 का टाइम लग जाएगा, क्योंकि n+1 टाइम वो अपनी कंडीशन को चेक करेगा। इसको भी आगे पढ़ते हैं, पर अभी ये समझ लो कि एक सिंगल ऑपरेटर को काम करने के लिए ऑर्डर ऑफ 1 टाइम लगेगा। तो इसको काम करने के लिए अगर ऑर्डर ऑफ 1 टाइम लगा, तो दूसरी लाइन को काम करने के लिए कितना टाइम लगेगा? ऑर्डर ऑफ 1, और इसको भी ऑर्डर ऑफ 1। ऑर्डर ऑफ 1 क्यों बोल रहे हैं? 1 ही क्यों नहीं बोल देते? सोचो, ऑर्डर ऑफ 1 ही क्यों बोल रहे हैं? 1 बिकॉज इट्स एग्जीक्यूटिंग ओनली इन द 1 स्टेप। ओनली इन द 1 स्टेप तो ठीक है, पर हम एस्टिमेट कर रहे हैं ना। हो सकता है कि किसी किसी सिस्टम में अलग अलग हो, जो बताया कि अगर इसी एल्गो से प्रोग्राम बना के रन करेंगे तो किसी किसी सिस्टम में अलग हो सकता है। इसलिए हम उसको एकदम डेफिनेट नहीं कर रहे हैं कि 1 सेकेंड ही लगेगा या 1 नैनो सेकेंड ही लगेगा। उसको एस्टिमेट कर रहे हैं, इसलिए ऑर्डर ऑफ 1 बोल रहे हैं, ठीक है। तो टोटल इसको कितना टाइम लगा? ऐड कर देंगे, ऐड ही करेंगे ना, मल्टीप्लाई करेंगे, ऐड करेंगे। अलग अलग लाइनें हैं इसलिए ऐड करेंगे। Tn, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस प्रोग्राम इज ऑर्डर ऑफ 3। ऑर्डर ऑफ 3 क्या होता है? कांस्टेंट होता है, तो इसलिए इसको ऑर्डर ऑफ 1 लिख सकते हैं। इसकी क्या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ गई? ऑर्डर ऑफ 1। समझ में आया? फिर से एक बार करें इसको। यस मैम, रिपीट। यस मैम। ठीक, ये 3 लाइनें थी हमारे पास, इसकी हमको क्या फाइंड करनी है? Tn, मतलब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस एल्गोरिथम। अब मैंने बताया कि असाइनमेंट ऑपरेटर सीधा सीधा a की वैल्यू किस पे जा रही है? टेम्प पे जा रही है, यही होता है ना।
यही होता है कि कुछ और होता है? यस मैम, यही होता है। यही होता है ना, ए की वैल्यू जो है टेम्प पे असाइन हो रही है। तो ये कितना टाइम लेगा? एक कांस्टेंट टाइम लेगा, चाहे ऑर्डर ऑफ 1, चाहे ऑर्डर ऑफ 2, ऑर्डर ऑफ 3, बट कांस्टेंट टाइम लेगा। इसके लिए कोई एंड टाइम नहीं लगेगा। एंड टाइम क्यों नहीं लगेगा? कोई कंडीशन चेक नहीं करनी, इसको आगे काम नहीं करना। ये लाइन सिर्फ यहीं पे खत्म हो जाएगी। तो जब सिंगल स्टेटमेंट आता है तो उसके लिए कितना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है? ऑर्डर ऑफ 1। सेम चीज यहाँ पे भी हो रही है, सिंगल लाइन स्टेटमेंट है, इसके बाद इसका कोई काम नहीं है तो ऑर्डर ऑफ 1। सेम चीज यहाँ भी हो रही है, सिंगल लाइन स्टेटमेंट है, इसके आगे हमको कुछ भी चेक करने की जरूरत नहीं है, तो क्या होगा? ऑर्डर ऑफ 1। टोटल ये तीनों क्या हो जाएंगे? प्लस हो जाएंगे। तो ऑर्डर ऑफ 3। ऑर्डर ऑफ 3 क्या है? कांस्टेंट है, तो इसको ऑर्डर ऑफ 1 लिख सकते हैं, इसीलिए ऑर्डर लगा रहे हैं। इन अ मैथमेटिक्स 1 डज नॉट इक्वल टू 3, बट यहाँ पे ऑर्डर लगा हुआ है, इसलिए 3, 4, 5, 1000, 2000, 1 करोड़ इज इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ 1। समझे ऑर्डर क्यों लगा रहा है? एस्टिमेशन के लिए। समझ गए बच्चों? यस मैम। यस मैम। जरा ऐड का प्रोग्राम मैं लिख रही हूँ, इसका तुम लोग बताना कि कितना टाइम लगेगा। पहले इसमें स्पेस भी बता दे, है ना? स्पेस कितना लगेगा? कितने वेरिएबल यूज हो रहे हैं? 3 वेरिएबल यूज हो रहे हैं। स्पेस के लिए क्या? SN लिख लो, या जो भी लिखना है वो लिख लो। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी निकालनी है तो कैसे निकलेगी? जितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स उसमें यूज हो रहे हैं। किसको किसको मेमोरी लगेगी? टेम्प को लगेगी, ए को लगेगी और बी को लगेगी। मेमोरी किनको किनको रिक्वायर्ड है? वेरिएबल्स को ही रिक्वायर्ड है। इसमें वेरिएबल के अलावा कुछ नहीं है, तो किसको लगेगी? टेम्प को लगेगी, ए को लगेगी और बी को लगेगी। ठीक है? हेलो, यस मैम। किसी साइड से नॉइज ज्यादा आ रहा है, देखो कुछ तो साइड से आ रहा है। हाँ, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी? मान लो टेम्प को 1 बाइट लग रही है, तो ए को भी 1 बाइट ही लगेगी। अगर इन टाइप के हैं तो 2-2 बाइट लगेगी। कितना हो गया? 6 बाइट। यस मैम। हाँ, तो 6 बाइट भी कांस्टेंट ही है, तो इसलिए क्या लिखेंगे इसको? ऑर्डर ऑफ 3 वेरिएबल। ऑर्डर ऑफ 3 वेरिएबल, तो ऑर्डर ऑफ 1, मतलब स्पेस भी कितना लगेगा इसको? ऑर्डर ऑफ 1। कंफ्यूजन है क्या इसमें? नो मैम। अब मैं ऐड का प्रोग्राम लिख रही हूँ, आप लोग बताना कि कितना टाइम लगेगा, कितना स्पेस लगेगा। ठीक है? एल्गो, सॉरी। कितना टाइम लगेगा, कितना स्पेस लगेगा? 1। ऑर्डर ऑफ 1। ऑर्डर ऑफ 2 मैम, टाइम लगेगा। स्पेस भी मैम ऑर्डर ऑफ 1 ही रहेगा। ऑर्डर ऑफ 1 ही रहेगा, है ना? क्योंकि सिर्फ क्या हो रहा है? मैथमेटिकल ऑपरेशन हो रहा है। मान लो ऐसा लिखा है C इक्वल टू A इंटू बी प्लस C इंटू A, तो इसमें कितना लगेगा? ऑर्डर ऑफ 1 ही आएगा मैम। यस मैम, ऑर्डर ऑफ 1। ऑर्डर ऑफ 1, स्पेस भी और टाइम भी। पर जरूरी नहीं है कि स्पेस हमेशा इक्वल हो, है ना? ये ध्यान रखना। जैसे आप एरे के प्रोग्रामिंग बनाओगे तो स्पेस अलग होगा और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अलग होगी। चाहे तो करके देख लेना। जब बबल शॉट, क्विक शॉट भी बनाएंगे तब भी टाइम और स्पेस अलग अलग होगा। इतना समझ में आ गया? यस मैम। यस मैम। स्क्रीनशॉट्स ले लेना, है ना? थ्योरी में भी लिखने के लिए आता है, जरूरी नहीं कि आपके पेपर में पूरा मैथमेटिकली ही आ जाए। अब यही स्पेस और टाइम निकालने के लिए, एक सेकंड, यहाँ तक पता चल गया टाइम कॉम्प्लेक्सिटी 3 थी, तो उसको ऑर्डर ऑफ 1 लिख लिया अपन ने, क्योंकि कांस्टेंट आया था। और स्पेस भी क्या है? 3 वर्ड्स, तो वो भी क्या हो गया? ऑर्डर ऑफ 1।
अब यही टाइम और स्पेस को कंप्यूट करने के लिए हमारे पास मेथड से अलग अलग प्रोग्रामर और एल्गोरिदम जो रिसर्चर है उसके, उन्होंने अलग अलग मेथड बनाई है। सबसे पहली मेथड है फ्रीक्वेंसी काउंट मेथड। ठीक है, स्पेस और टाइम को निकालने के लिए है ना फ्रीक्वेंसी काउंट मेथड। कौन सी मेथड है? फ्रीक्वेंसी काउंट मेथड। ये एल्गो लिखो सब कोई अपने पेन पेपर पे, फटाक से ये एरे बनाओ और एल्गो लिखो। हेलो हेलो, यस यस मैम, यस मैम। लिख ये रहे हैं एल्गो मैम। लिखो, हाँ जल्दी। यस मैम। हम्म। एग्जाम्पल के लिए हमने एरे 5 साइज तक का लिया है, ठीक है, इससे ज्यादा का भी हो सकता है, और हमेशा आपको एरे की साइज n ही माननी है। सिर्फ एनालाइज करने के लिए हमने 5 वैल्यू निकाल के देखी है, क्वेश्चन में ऐसा नहीं दिया रहेगा। टीवी बंद करो। मैम स्क्रीन वापस से वही हाँ हाँ, मैं लिख रही हूँ। इधर है। ये हमने अपने से मान लिया है, ठीक है। वैसे एरे की साइज समझ में आ रहा है क्या लिखा हुआ है? यस मैम। हम किस एल्गोरिदम को प्रायोरिटी देंगे, टाइम या स्पेस को? दोनों ही निकालनी है बेटा, है ना। टाइम और स्पेस, जब भी आपके पास कोई भी एल्गो आएगी आपको दोनों निकाल के दिखानी है। ज्यादातर लोग टाइम पूछते हैं, स्पेस कम लोग पूछते हैं, पर हमको दोनों निकाल के दिखानी है, ठीक है। लोगों की जो टंग में ज्यादा लगा हुआ है वो टाइम लगा हुआ है, पर दोनों ही इंपॉर्टेंट है। क्या नाम है? एनोनिमस अटेंडेंस। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, आपको एरे का सम करना है, ठीक है। एरे में जितने एलिमेंट हैं, n एलिमेंट है, उनका सम करके दिखाना है। ये एक प्रोग्राम है, ठीक है, या एल्गो कह सकते हैं। इनिशिएट कहाँ से किया? s इक्वल टू 0 फॉर i इक्वल टू 0, i इज लेस देन n, i प्लस प्लस s इक्वल टू s प्लस ai रिटर्न s। अब इसका टाइप, पहले टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं? t n। इस लाइन को एल्गो सम ए एन, इसको कंसीडर करने की कोई जरूरत नहीं, ये सिर्फ बता रहा है कि एल्गो आपकी किस नेचर की है, ठीक है। आपको कैलकुलेट कहाँ से करना है? जहां से मैथमेटिक्स स्टार्ट हो रही है। कहाँ से स्टार्ट हो रही है? s इक्वल टू 0 से, ठीक है। ये नहीं करना कि ऊपर वाली को भी तुम गिनने लग जाओ, ये सिर्फ आपको बता रहा है कि आपका जो एल्गो है वो क्या काम कर रहा है। ये नहीं भी लिख सकता है, लिख भी सकता है, उसकी मर्जी है, ठीक है। s इक्वल टू 0 कितना टाइम लेगा? s इक्वल टू ऑर्डर ऑफ 1। अब यहाँ पे क्या है? 3 ऑपरेटर अलग अलग काम कर रहे हैं, तो इनकी तीनों की निकालनी पड़ेगी, और फिर जो मैक्सिमम होगा उसको लेना पड़ेगा। सबसे पहला है i इक्वल टू 0, ये कितना ले रहा है? i इक्वल टू 0 कितना टाइम लेगा? ऑर्डर ऑफ 1। i इज लेस देन n, ये क्या कर रहा है? कंडीशन चेक कर रहा है। मान लो आपने n की वैल्यू क्या डाल दी? 5 डाल दी अभी के लिए। क्या डाली? n की वैल्यू 5। तो कितने बार ये कंडीशन चेक करेगा? 4 टाइम। 4 टाइम कैसे करेगा बेटा? नो मैम, 5 टाइम्स करेगा। करेगा 6 टाइम कंडीशन चेक।
6 टाइम पे जो है आपकी कंडीशन फेल हो जाएगी, पर ये कंडीशन चेक जरूर करेगा n+1 टाइम। समझ आया? यस मैम। यस मैम। अगर कंडीशन फेल होगी तो क्या, उसको पहले से थोड़ी पता है ये कंडीशन फेल हो जाएगी। आई की वैल्यू आपने 0 से इनिशिएट करी, आई इक्वल टू 0 पे चल गया, ये 1 पे चल गया, ये 2 पे चल गया, ये 3 पे चल गया, 4 पे चल गया, 5 पे चल गया। पर 5 में कंडीशन क्या हो जाएगी, 5 इक्वल टू 5 लेस देन तो नहीं है। एन की वैल्यू आपने 5 दी और 0 से लेके 4 तक तो बढ़िया चला, कोई दिक्कत नहीं है। जहां 5 आ गया उसने कहा ये तो इक्वल टू हो रहा है, लेस देन तो नहीं है, तो कंडीशन क्या हो जाएगी, फेल हो जाएगी। पर उसने कंडीशन चेक करी, मतलब उसने अपने रिसोर्सेज का यूज किया, उसने बता दिया कि कंडीशन फॉल्स है, तो क्या लिखेंगे, n+1 टाइम। समझ गए क्यों बच्चों? यस मैम। हाँ, यस मैम। और ये कितने बार चलेगा, n टाइम्स। n टाइम ही ना इनिशिएट होगा, यहाँ पे तो ये फेल हो गया जब n+1 टाइम पे आया, मतलब 5th टाइम पे आया तो ये फेल हो गया, तो ये कितने बार चलेगा, n टाइम। i प्लस प्लस कितने बार चलेगा, एनी टाइम ना चलेगा कि n+1 टाइम चलेगा। n टाइम। n टाइम। सबको क्लियर है क्यों ऐसा हो रहा है? यस मैम। कोई दिक्कत? फिर से कर लेते हैं हम। i इक्वल टू 0 सिंपली एक असाइनमेंट ऑपरेटर है, कोई दिक्कत नहीं है, ऑर्डर ऑफ 1 है। i इज लेस देन n। आपने n की वैल्यू 5 दी है और इनिशिएट हुआ है 0 से। 0 इज लेस देन 5, कंडीशन ट्रू, लूप आगे बढ़ेगा और +1 हो जाएगा। इसके बाद i की वैल्यू प्लस प्लस होगी, 1 हो जाएगी। 1 इज लेस देन 5, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। फिर i की वैल्यू इंक्रीज होगी, 2 हो जाएगी। 2 इज लेस देन 5, ये भी सही है। 3 इज लेस देन 5, ये भी सही है। 4 इज लेस देन 5, ये भी सही है। बट 5 इज लेस देन 5 फॉल्स कंडीशन है। बट इसने काम किया, i लेस देन n ने काम किया, इसलिए ये n+1 टाइम चलेगा। पर यहाँ पे ये फेल हो गया तो i प्लस प्लस नहीं हुआ, तो ये कितना टाइम चला, n टाइम। n टाइम ही ना चला। यस मैम। सबको समझ आ गया? यस मैम। अब नीचे आ जाओ, यहाँ पे कितना हुआ, n+1 है ना। n+1 बड़ा वाला लेना था ना, बोला बताया था ना कि जो ओवरऑल आपका लूप होगा उसका सबसे बड़ा वाला ले लोगे, n+1। अब नीचे आ जाओ, एक एक लाइन की एस्टिमेट करनी है। अब इसमें कितना चलेगा, n टाइम चलेगा ना। कंडीशन किसके लिए दे रहे हैं, इस स्टेटमेंट के लिए तो दे रहे हैं, क्यों बच्चों? यस मैम। कंडीशन अगर लूप के अंदर कोई स्टेटमेंट दिया हुआ है तो लूप उसी के लिए चल रहा है, तो ये कितने बार चलेगा, n बार, तो n टाइम। कितने बार चलेगा ये, n टाइम। और ये रिटर्न एस कितने बार चलेगा, 1 टाइम। जब पूरा आउटपुट आ जाएगा तो ये 1 टाइम। टोटल कितना हो गया शुरू से लेके अंत तक, 2n+1। टोटल कितना हुआ, अब ये ऑर्डर ऑफ n+1। सॉरी, आपका जो फर्स्ट वाला है ना, जो फर्स्ट लाइन है वो मल्टीप्लाई होगी n इंटू n+1। फर्स्ट वाली जो लाइन होगी वो n इंटू n+1 होगी, ठीक है। अब करो इसको और बाकी को सबको ऐड कर दो। ये क्या आ जाएगा, n² प्लस n प्लस n और 1, तो कितना हो जाएगा, 2n+3। शायद ऐसे ही होगा कुछ। मैं सॉल्यूशन दिखा देती हूँ तुम्हें। बड़ा वाला ही लेंगे मैक्सिमम, ठीक है। n+1 n, तो कितना हो गया, 2n+3। मैक्सिमम वाला जो फॉर लूप की कंडीशन है, जो मैक्सिमम वाला आया उसको निकाल लो, सेकेंड लाइन का n और लास्ट लाइन का 1, इन सबको प्लस कर दो तो क्या आ जाएगा,
Tn इक्वल टू 2n प्लस 3। समझ आ गया? यस मैम। सबको समझ आ गया? नो मैम, वन टाइम रिपीट कर दो। अच्छा ठीक। क्या करना है आपको? एरे का सम कराना है, ठीक है। एरे का सम कराने के लिए हमारे पास एल्गो है ऑलरेडी, उसका टाइम और स्पेस फाइंड करना है, ठीक है। टाइम स्पेस कैसे फाइंड करते हैं? एक एक लाइन को एनालाइज करते हैं और एक एक लाइन से ही उसका टाइम और स्पेस बताते जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली लाइन क्या है? s इक्वल टू 0। सिंपल एक असाइनमेंट ऑपरेटर है, तो इसके लिए कितना टाइम लगेगा? ऑर्डर ऑफ 1। इसके बाद आ गए फॉर पे। फॉर की फर्स्ट लाइन क्या है? i इक्वल टू 0, असाइनमेंट ऑपरेटर है, ऑर्डर ऑफ 1 पे काम चल जाएगा। इसके लिए आपको कोई फर्दर कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है? i इज लेस देन n। i इज लेस देन n कितने बार चलेगा? n प्लस 1 टाइम। ये समझ में आ गया आकाश? n प्लस 1 क्यों लिख मैम रहे हैं? नितिन पूछा था। हाँ, कौन पूछा था? नितिन मैम। हाँ नितिन। हाँ राजकुमार, क्या हुआ? यस मैम, समझ में आ गया। आ गया? मैम स्क्रीन होल्ड हो गई, एक सेकंड। हाँ, ये देखो, s इक्वल टू 0 के लिए ऑर्डर ऑफ 1, i इक्वल टू 0 के लिए ऑर्डर ऑफ 1, i इज लेस देन n के लिए n प्लस 1 टाइम लगेगा। कितना टाइम लगेगा? n प्लस 1। तीसरी बार चौथी बार ये समझा रही हूँ, अभी भी नहीं समझ में आएगा तो फिर अब क्या ही कहें। सबको समझ में आ गया n प्लस 1 क्यों हुआ? यस मैम। है ना? यस मैम। 0 से i की वैल्यू चालू हो रही है, जब 5 पे i की वैल्यू आएगी तो कंडीशन फेल हो जाएगी। पर कंडीशन फेल होने के लिए भी आपको उस पे काम करना पड़ेगा, इसलिए +1 हो जाएगा। n तक कोई दिक्कत नहीं है, n तक कंडीशन आपकी पास होती रहेगी। n प्लस 1 पे क्या होगा? कंडीशन फेल हो जाएगी। और i प्लस प्लस कितने बार चलेगा? i प्लस प्लस सिर्फ n टाइम चलेगा, क्योंकि n प्लस 1 पे आपकी कंडीशन फेल हो गई, इसलिए वो इंक्रीज नहीं होगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट है s इक्वल टू s प्लस ai। ये किसके अंदर है? फॉर लूप के अंदर है। और फॉर लूप जितने बार चलेगा उतने जितने बार कंडीशन ट्रू होगी उतने बार ये स्टेटमेंट चलेगा। कितना हो जाएगा? ऑर्डर ऑफ n। अब जो फॉर लूप है उसमें जो भी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ टाइम आया है आपका n प्लस 1, उसको निकाल लो और बाकी सबको उसके साथ ऐड कर दो। n प्लस 1 प्लस n प्लस 1 कितना हो गया? +3, 2n प्लस 3। इसकी पॉलिनोमियल डिग्री क्या है? n की पावर क्या है? 1। तो ऑर्डर ऑफ n आपका टाइम आ जाएगा। दिख रही है स्क्रीन? समझ आ रहा है? यस मैम। समझ आ गया? यस मैम। यस मैम। यस मैम। किसी को कोई प्रॉब्लम? नो मैम। प्रॉब्लम होगी तो कल एक बार फिर से रिपीट कर लेंगे, है ना? अब स्पेस कितना लगेगा इसमें? स्पेस बताओ, कितने वेरिएबल लग रहे हैं? कैलकुलेट करो स्पेस को, फिर खत्म करें आज के लिए। स्पेस कितना लग जाएगा? कौन कौन से वेरिएबल हैं? एक तो a नाम का एरे है आपके पास, दूसरा n वेरिएबल है, तीसरा s वेरिएबल है, चौथा i वेरिएबल है। इतना ही है। a नाम का एरे है, s, n और i नाम के वेरिएबल्स हैं, ठीक है। तो कितना स्पेस लगा लेगा? एरे कितना स्पेस लेगा? n लेगा, क्योंकि एरे की साइज क्या दी हुई है? n ही दी हुई है ना। यस मैम। एरे की साइज n, एरे की साइज n, n, i और s क्या है? वेरिएबल है, तो इनकी साइज क्या होगी? 1 1। तो n प्लस 3 स्पेस क्या आ जाएगा? पॉलिनोमियल की डिग्री लेते हैं तो ऑर्डर ऑफ n। ठीक है, सबको समझ आ गया इतना? यस मैम। किसी को कोई डाउट? नो मैम, नो डाउट। ठीक है, तो फिर अभी के लिए आज के लिए इतना ही करते हैं, है ना।